चलते हैं। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग आज भी डिस्कस करेंगे, और वो क्या है, इंपोर्ट। तो एक तो हुआ कि मैंने सेल किया, और दूसरा क्या है कि जहां पर जीएसटी लगता है, जो सप्लाई मानी जाती है, वो है हमारा जो है वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो मान लीजिए सपोज कीजिए मैं इंडिया में बैठा हुआ हूं और मेरे बच्चों को जो है वो मैथमेटिक्स की ट्यूशन चाहिए, और मैं उसके लिए सपोज कीजिए लंदन में किसी को हायर करता हूं, या मैं जर्मनी में किसी को हायर करता हूं इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए अपने किड्स के लिए। तो उस केस के अंदर क्या हुआ कि अगर सपोज कीजिए कि मैं एक ट्रेनिंग जो है वो जर्मनी से ले रहा हूं अपने किड्स के लिए या अपने ऑफिस के लिए, तो उस केस में क्या हुआ, मैंने इंपोर्ट किया सर्विसेज को फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। और उस केस के अंदर जो है वो अगर कंसिडरेशन अगर मेरा उसमें पे कर रहा हूं, तो चाहे वो मेरा बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, वो भी अपने आप में सप्लाई माना जाएगा। तो ऊपर वाले के अंदर क्या था, ऊपर वाले के अंदर आपने देखा कि हम लोगों ने बात करी, तो ऊपर वाली एक्टिविटी के अंदर जो है वो अपने आप में कंसिडरेशन होना, जो बिजनेस से रिलेटेड होना, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करूंगा, तो वो अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं भी है, तो भी उस केस के अंदर अगर कंसिडरेशन है, तो उसके एक्टिविटी को जो है वो सप्लाई माना जाएगा, और उस केस में जो है वो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। क्योंकि वो व्यक्ति, जर्मनी वाला व्यक्ति इंडिया में नहीं है, इसलिए जो है वो जो रिसिपिएंट है, जिसने सर्विस रिसीव करी, वो जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, और जिसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब रिसिपिएंट जो है वो जब टैक्स दे करता है, उसको हम बोलते हैं आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब रिसिपिएंट जो है वो प्रोवाइडर के बिहाफ पे जो है वो जीएसटी जो है वो अपने आप में जमा कराता है। तो ये जो है वो अपने आप में दूसरा पॉइंट है जो हम सब लोगों को सीखना है। जो तीसरी बात है कि जो उन्होंने बोला कि सप्लाई उसको भी माना जाएगा, वो है हमारा पॉइंट नंबर सी, जो मैं आपके सामने रखा, मैंने पॉइंट नंबर सी जो रखा, वो क्या, वो ये कहता कि नहीं साहब, हो सकता है कि आपका जो है वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात को एग्री करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो है वो मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि एक बार के लिए कि कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं जिनके अंदर जो है ये चार बातें पूरी नहीं होती। तो मैंने आपको क्या बोला था, एक बार के लिए मैंने आपको बोला था कि एक जो चार बातें हैं वो पूरी होनी चाहिए। एक मैंने कहा कि आपको गुड्स या सर्विस होनी चाहिए, दूसरा मैंने बोला सेल होनी चाहिए, तीसरा बोला मैंने कंसिडरेशन होना चाहिए, और चौथा मैंने आपको बोला कि वो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप शेड्यूल 1 को उठाएंगे, तो उसके अंदर अगर मान लीजिए सपोज कीजिए तीन भी पूरी होती हैं, ये एक, ये दो और ये तीन है, अगर ये तीन भी पूरी होती है और कंसिडरेशन नहीं भी है, तो भी वो एक्टिविटी जो है वो अपने आप में सप्लाई मानी जाएगी। ऐसी चार एक्टिविटी जो है वो मुझे शेड्यूल 1 के अंदर दी गई हैं। ये क्या एक्टिविटी है मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उन्होंने कहा कि उस केस में ये एक्टिविटी के अंदर तीन बातें पूरी होने के बावजूद भी उसको जो है वो सप्लाई माना जाएगा, और उसके ऊपर जो है वो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों क्या हुआ, वो सारी एक्टिविटी जिनमें चार बातें पूरी होती हैं वो अपने आप में सप्लाई है, इंपोर्ट जो है वो अपने आप में सप्लाई है, और जो तीसरी बात है कि वो चार एक्टिविटी जिनके अंदर केवल और केवल तीन ही बातें पूरी होती हैं वो भी अपने आप में सप्लाई है। तो इन सबका टोटल जो है वो मिला के जो हम बात करते हैं, तो सबका टोटल जो है वो मिला के जो है वो एक मिनट के लिए जो है वो अपने आप में सप्लाई बनता है। तो दोस्तों उसको सबका टोटल जो है वो मिला के जो है वो अपने आप में एक बार के लिए जो है वो सप्लाई बनता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और अपना जो है वो डिस्कस करते हैं। और अगली जो इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोगों ने समझनी है, सीखनी है, वो क्या, कि कई बार क्या होगा कि आपके मन में कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, मैं सप्लाई तो मानता हूं कि सप्लाई है और जीएसटी लगेगा, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो अपने आप में बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। जैसे मैंने कल बोला वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इसे मैं गुड्स मानूं या सर्विस मानूं। क्योंकि गुड्स के केस में क्या होता था कि आपको याद होगा कि वीएटी लगता था, और सर्विस के केस में सर्विस टैक्स लगता था। अब वो बात तो खत्म हो गई, लेकिन फिर भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे हायर परचेज है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, कि उनको जो है वो गुड्स की तरह से लिया जाएगा और एचएसएन देखा जाएगा। क्योंकि जो अगर मेरी गुड्स है तो उसके ऊपर कोड क्लासिफिकेशन देखने का तरीका जो है वो है एचएसएन, और अगर वो सर्विस है तो उसका कोड क्लासिफिकेशन देखने का, रेट देखने का तरीका है वो है मेरा सर्विस अकाउंटिंग कोड एसएसी। तो मुझे जो है वो रेट समझने के लिए कि इसके ऊपर कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा, मुझे कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये एक्टिविटी गुड्स मानी जाएगी या सर्विस मानी जाएगी। तो वो चीज जो मुझे है कि वो गुड्स मानी जाएगी या सर्विस मानी जाएगी, वो मुझे जो है वो शेड्यूल 2 के अंदर कुछ एक्टिविटीज जो कंफ्यूजन वाली एक्टिविटीज हैं वो मुझे दी गई हैं, जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे आज की तारीख में, आज की क्लास के अंदर, कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिनको गुड्स माना जाएगा
या कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिनको एक बार के लिए सर्विस माना जाएगा। तो ये एक बार के लिए ये डिफाइन ये नहीं करता कि ये सप्लाई है। मैं आपको बता दूं, सप्लाई बताने के लिए मेरे पास ये 3 चीजें हैं कि वो सप्लाई है या नहीं है, लेकिन अगर वो सप्लाई है तो वो गुड्स है या वो सर्विस है, ये देखने के लिए जो है वो मुझे शेड्यूल 2 को जो है वो रेफर करना पड़ता है। तो जो मेरे दोस्त इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इस फंडामेंटल बात को समझना, वरना हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि शेड्यूल 2 जो है वो ये भी डिफाइन करता है कि ये सप्लाई है या नहीं है। एक्चुअली में शेड्यूल 2 जो है वो ये नहीं डिफाइन करता कि ये सप्लाई है या नहीं है, वो ये बताता है कि ये एक्टिविटी गुड्स में आएगी या ये एक्टिविटी जो है वो अपने आप में सर्विस का पार्ट होगी। तो दोस्तों आगे चलते हैं और एक बार के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस भी अब आपके लेता हूं, क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने स्क्रीन पे अवेलेबल हैं। तो लेट मी क्लियर द ड्राइंग्स एंड टेक द क्वेश्चंस। मिथुल जी एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर करंट टाइम न्यू 2 BHK हाउस परचेज टाइम आई विल पे GST बट हाउस टाइम सेल्स टाइम ऑन GST अप्लाई और नॉट। मिथुल जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप एक नया मकान ले रहे हैं तो आप जो है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले जो आप अगर कोई मकान लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या हुआ, एक बिल्डर ने क्या करा, एक जमीन ली और उसके ऊपर एक मकान बनाना शुरू किया, तो वो आपको एक बिल्डर की सर्विस दे रहा है, तो उसलिए उसके ऊपर GST एप्लीकेबल होता है। लेकिन जब एक मकान आपको बन जाएगा, आप उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लेंगे, उसके बाद अगर आप उस मकान को बेचते हैं तो वो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो ना गुड्स की डेफिनेशन में आती है ना सर्विस की, इसलिए उसके ऊपर जो है वो GST एप्लीकेबल नहीं होता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फ्रॉम द मिस्टर वी हैव ए सिस्टम ऑफ डेल, कोई डेल से हमारे ज्वाइन किया हुआ है, एंड ही इज लुकिंग दैट द लेक्चर शुड बी इन इंग्लिश, प्योरली इंग्लिश। सो मैं आपको जस्ट टू शेयर विद यू दैट आई एम ट्राइंग टू मेक दिस प्रोग्राम more understandable, and that's why I'm using the English at times just to give a more clarity to my friends here. Agar if everybody is looking for an English language, I can speak in English as well, but it is purely on all of you to decide that you want a lecture in English or a English. So I am trying to do in English just so that both our friends can understand in a better way. So the purpose is to give you the better understanding rather than looking for a Hindi language or a English language. And that's why I'm mixing the language into the English, which is more understandable to my colleague. As Lalit also agreed that the English is the better. So I will request the Dell who joined with the Dell that you please see that if that can be a workable proposition for you as well. Ekta is having a question, import of service with consideration without furtherance of business is supply, and what about import of goods? So एकता मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं import of goods की बात कर रहा हूं तो in any case it is a taxable supply and you have to pay the tax under the reverse charge mechanism. So as I mentioned you yesterday कि जैसे ही आप import करते हैं आपको custom duty के साथ आपको जो है वो CVD और SAD की जगह आपको IGST पे करना है। तो अगर आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं आपको सबसे पहले कस्टम ड्यूटी पे करनी है, उसका HSN क्लासिफिकेशन देखना है, और उसके बाद उस क्लासिफिकेशन के बेस पे आपको कस्टम ड्यूटी एंड यू हैव टू पे द IGST टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर अंडर द RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आपको जो है वो टैक्स जो है वो जमा कराना पड़ेगा। Twinkle is also comfortable with the English, so I believe that we have a good number of colleagues who are looking for a English rather than purely in English. So Shiva and Prachi is also agreed on that aspect. Now that Jugraj is also saying that okay, better is the both the language are being used. English is okay. So दोस्तों अभी जो है वो हम लोग जो है वो बात कर रहे थे questions की, and I tried to answer all the questions which were there in the chat box Q&A, and so any of you have any question, you please write down on that chat box Q&A.